हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनसीईआरटी ट्यूटोरियल के ऊपर। और यहां पर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 को, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। अब यहां पर देखिए, जो 9th क्लास का ज्योग्राफी है, यहां पर आपको इंडिया के बारे में पढ़ना है। इंडिया के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़नी है। तो उसमें ये जो पहला चैप्टर है ना, पहला चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन, ये एक प्रकार का आपके लिए इंट्रोडक्शन है कि भाई दुनिया में इंडिया कहां पर है, इंडिया कहां लोकेटेड है, उसका साइज क्या है, इंडिया के अगल बगल में कौन कौन से देश है। इस प्रकार से आपको इंडिया का एक इंट्रोडक्शन बताया जा रहा है। इसके बाद आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं, जैसे कि सेकंड चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, थर्ड चैप्टर ड्रेनेज, फोर्थ चैप्टर क्लाइमेट, फिफ्थ चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, सिक्स चैप्टर पॉपुलेशन। तो यहां पर हर चैप्टर में हमको इंडिया से जुड़ी हुई बातें पढ़नी है, इंडिया से जुड़ी हुई बातें समझनी है। तो यहां पर चैप्टर 1 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हमारे इंडिया का एक इंट्रोडक्शन कि भाई इंडिया का साइज क्या है, लोकेशन क्या है, इंडिया वर्ल्ड में कहां लोकेटेड है, ये सारी चीजें हमें जाननी है और समझनी है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं चैप्टर को, और चैप्टर को लाइन बाय लाइन हम यहां पर एनसीईआरटी से डिस्कस कर रहे हैं। वैसे डिजिटल बोर्ड का भी जो वीडियो है, मतलब नोट्स वाला जो वीडियो है, वो भी अपलोड हो जाएगा कुछ दिनों में, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। वो आप देख सकते हैं, यहां पर आई बटन में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहां पर क्या कहता है? यहां पर कहता है कि इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है वर्ल्ड में वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, ये दुनिया की एंशिएंट सिविलाइजेशन में से एक है जो कि इंडिया में पाई जाती है। ठीक है। इट हैज अचीव्ड मल्टीफेस्टेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। पिछले 50-60 सालों में क्या हुआ है? इंडिया में बहुत तरीके से डेवलपमेंट हुआ है। हर प्रकार से इकोनॉमिक्स में भी, सोसाइटी में भी हर प्रकार से डेवलपमेंट हुआ है। और इट हैज मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब वही बात कि भाई देखो, इंडिया में हर मामले में डेवलपमेंट हुआ है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, एग्रीकल्चर हो, हर प्रकार से हमारा डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है। तो इंडिया के बारे में, मतलब आज की जो इंडिया है, आज का इंडिया, वहां पर क्या क्या चीजें हुई भाई? तो हमारा देश बहुत डेवलप कर रहा है, बहुत प्रकार से हम आगे बढ़ चुके हैं। हम सोसाइटी में भी के मामले में भी आगे बढ़े हैं, और हम एक प्रकार से इकोनॉमिक्स के मामले में भी आगे बढ़े हैं। इसके साथ ही जो इंडिया है, इंडिया ने बहुत बड़े स्तर पर वर्ल्ड हिस्ट्री में भी कंट्रीब्यूट किया है, और इंडिया वर्ल्ड के मामले में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब यहां पर आता है हमारे चैप्टर का पहला टॉपिक, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्या है? ये है भाई लोकेशन। किस चीज का लोकेशन? हमारे इंडिया का लोकेशन अब हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो कहता है कि इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। इंडिया क्या है? बहुत वास्ट कंट्री है, बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ है। लाइंग इंटायरली इन द नदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है। अब यहां पर पहला चीज आया जो कि आपको समझना है कि इंडिया कहां स्थित है। इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। नदर्न हेमिस्फीयर का मतलब क्या है? मतलब यहां पर यह है कि देखिए, यह है हमारा अर्थ। अब अर्थ जो है, उस पर हम जगहों को लोकेट करने के लिए या फिर बहुत प्रकार के कैलकुलेशन करने के लिए, ज्योग्राफी को आसान बनाने के लिए हमने क्या किया है? पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची हैं। काल्पनिक रेखाएं कहने का मतलब कि भाई आप दुनिया में पृथ्वी पर जाकर देखिएगा तो रियल में नहीं खींचा हुआ है, लेकिन जब हम स्टडी करते हैं अर्थ का, तब हम इन लाइंस को स्टडी करते हैं। तो यहां पर देखिए, हमारा अर्थ है। अर्थ के ऊपर साइड में क्या आता है? मैप में ऊपर साइड हमेशा नॉर्थ होता है। तो ऊपर बिल्कुल बीचों बीच क्या है? नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव है। इसी के साथ बिल्कुल नीचे क्या है? साउथ पोल है, यानी कि क्या है? दक्षिणी ध्रुव है। अब इन दोनों पोल्स के बीचों बीच हमने एक रेखा खींची, और इस रेखा को हमने कहा इक्वेटर। ये जो इक्वेटर रेखा है, इसको हम कहते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है। अब लैटिट्यूड क्या है हम समझेंगे, लेकिन समझिए कि ये जो रेखा है, इसको हिंदी में हम भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं, और इंग्लिश में इसको हम कहते हैं इक्वेटर। और ये जो इक्वेटर है, ये पृथ्वी को बराबर बराबर 2 भागों में बांटता है, एक ऊपर वाला हिस्सा और एक नीचे वाला हिस्सा। और यहां पर ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, और नीचे वाला हिस्सा हमारा सदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारा जो इक्वेटर है, इसके ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ पोल का हिस्सा है। मैप में हमेशा ऊपर साइड उत्तर होता है, नीचे साइड दक्षिण होता है। समझ गए?
तो ये हिस्सा नदर्न हेमिस्फीयर, ये हिस्सा क्या हो गया हमारा सदर्न हेमिस्फीयर, और हमारा इंडिया जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर में ही लाई करता है। तो यहां पर पहली चीज हमने देखी कि भाई हमारा जो इंडिया है वो कहां है, हमारे अर्थ के नदर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, तो यहां पर इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें तो आगे यहां पर क्या कहता है, आगे कहता है कि द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब यहां पर आपको बताया गया इंडिया का लोकेशन कि इंडिया किस इलाके में है, कहां पर है, कितना फैला हुआ है। ठीक है, अब यहां पर दो शब्द आए जो कि आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। पहला तो लैटिट्यूड क्या होता है, दूसरा लॉन्गिट्यूड क्या होता है। वैसे तो आपने पीछे के क्लासेस में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को अच्छे से पढ़ा होगा, आपको पता भी होगा, लेकिन मैं यहां पर एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं, बता देता हूं कि भाई ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता क्या है, तब आपको चीजों को समझना आगे ज्यादा आसान होगा। अगर आपको याद नहीं होगा तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, अब यहां पर हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि जो हमारा पृथ्वी है उसके बीचों बीच हम क्या करते हैं, एक रेखा खींचते हैं जिसको कि हम इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, इक्वेटर क्या है भाई, बिल्कुल पृथ्वी के बीचों बीच है। किसके बीचों बीच, एक तरफ हमारा साउथ पोल, एक तरफ नॉर्थ पोल, और बीचों बीच हमारा क्या है, इक्वेटर है, जो कि हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस 0 डिग्री को एक स्टार्टिंग पॉइंट मानकर यहां से हम लोग गिनती शुरू करते हैं और इस तरफ जाते हैं और इस तरफ जाते हैं, यानी यहां से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री करते 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 हम यहां पहुंचते हैं 90 डिग्री पर, यानी इस रेखा के बिल्कुल 90 डिग्री पर पहुंचते हैं, जो कि क्या हो गया, उत्तरी ध्रुव हो गया। इसी प्रकार से हम नीचे की ओर भी गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इस प्रकार से हम पहुंचते हैं 90 डिग्री साउथ पर, जो कि क्या हो गया, दक्षिणी ध्रुव हो गया। ठीक है, अब ये 1 2 3 करके क्या है, ये हमारे लैटिट्यूड्स हैं। लैटिट्यूड का मतलब क्या, यानी कि हमारे पृथ्वी पर जो ये विषुवत रेखा है, यानी कि इक्वेटर है, इक्वेटर के पैरेलल हम लाइंस खींचते हैं और डिग्रीज पर खींचते हैं, और ये पैरेलल जो लाइंस हैं इक्वेटर के, जो कि पृथ्वी के चारों ओर घूमती हैं, ये लाइंस हमारी क्या होती हैं, लैटिट्यूड होती हैं। ठीक है, अब ये जो लाइन से कुल मिलाकर कितनी होती हैं, 180 होती हैं, 90 ऊपर की साइड में और 90 हमारे नीचे की साइड में, तो 90 90 करीब 180 हो जाती हैं, सॉरी 181 हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लैटिट्यूड। इसी प्रकार से हमारा लॉन्गिट्यूड होता है। लॉन्गिट्यूड में थोड़ा सा फर्क है। लॉन्गिट्यूड में यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो काल्पनिक रेखाएं खींचते हैं, ये रेखाएं हमारे उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव में जाकर मिल जाती हैं, यानी कि इस प्रकार से हम लोग का ऊपर से नीचे, उत्तर से दक्षिण हम लोग लाइंस खींचते हैं, और ये किधर है, लेफ्ट टू राइट या फिर पूर्व से पश्चिम ये लाइंस खींची जाती हैं। तो लॉन्गिट्यूड क्या है, ऊपर से नीचे की ओर, और कुल मिलाकर हमारे जो लॉन्गिट्यूड हैं ये कितने हैं, 360 हैं। 360 लॉन्गिट्यूड है। ठीक है भाई, 360 है। तो यहां पर अब गिनती कैसे होती है भाई, 0 1 2 जैसा हमने यहां पर गिना, ऐसी गिनती यहां पर कैसे होती है, तो यहां पर इसके लिए हम लोग एक क्या करते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं, और वहां पर यहां पर भी हम 0 डिग्री मान लेते हैं। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट जो 0 डिग्री है, ये कौन सा पॉइंट है भाई, ये पॉइंट ऐसा है जो कि ग्रीनविच से गुजरता है, यानी कि लंदन के ग्रीनविच से गुजरता है, जिसको कि हम प्राइम मेरिडियन के नाम से भी जानते हैं, और वहीं से हमारी गिनती शुरू होती है। अब यहां पर यह होता है कि जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, इसमें यहां पर आपको यहां से ये क्या है, ये प्राइम मेरिडियन है। प्राइम मेरिडियन क्यों हमने इसको माना, कोई रीजन नहीं है, बस ऐसे ही मान लिया। यहां पर तो रीजन था कि भाई 0 डिग्री बिल्कुल बीचों बीच है, यहां पर ऐसा नहीं था, क्योंकि इस तरफ से घूमिएगा सब जगह बराबर है। तो यहां पर इंग्लैंड का उस समय काफी ताकत था, इसलिए यहां पर मान लिया गया, और भी कई रीजन थे। ठीक है, अब यहां से भी गिनती ऐसे ही शुरू होती है 0 1 2 3 करके। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूड गिनते हैं 180 तक, मतलब इस तरफ से इधर जाते हैं तो हम लोग का क्या हो गया, 180 डिग्री वेस्ट तक हम लोग जाते हैं, और इस तरफ जाते हैं तो 180 डिग्री ईस्ट तक जाते हैं।
समझ गए? तो इस तरफ से हम लोग क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूड का भी काउंटिंग करते हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, ऐसे करते 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 कुल मिलाकर 180 तक जाते हैं और पीछे साइड हमारा 180 हो जाता है। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड समझ गए क्या है? ये एक प्रकार के काल्पनिक रेखाएं हैं जो कि हमारे अर्थ पर खींचे गए हैं, जिसका कि बहुत तरीके से यूज होता है किसी भी पॉइंट का लोकेशन बताने के लिए, या फिर समय निर्धारण करने के लिए, लैटिट्यूड का समय निर्धारण करने के लिए, टाइम मैनेज करेंगे, और भी बहुत सारे यूज है। तो लैटिट्यूड क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, ये आप समझ गए। अब यहां पर एक चीज और समझिए कि यहां पर हमने देखा था कि जो यहां इक्वेटर के ऊपर वाला हिस्सा था, ये क्या था, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर था, और इक्वेटर के नीचे वाला क्या था, ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर था। इसी प्रकार से जब हम लैटिट्यूड की बात करते हैं, सॉरी लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, तो इसमें जब हम प्राइम मेरिडियन के इस तरफ जाते हैं, ईस्ट की ओर जाते हैं, तो हम लोग का क्या होता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर होता है, और इसके वेस्ट में जाते हैं तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर होता है। समझ गए? ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया का लोकेशन हमने लैटिट्यूड के हिसाब से देखा कि भाई कहां है, नदर्न हेमिस्फीयर में है। उसी प्रकार से जब हम लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो इंडिया का लोकेशन कहां है भाई, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज आपसे बात किया गया कि जो इंडिया का विस्तार है, जो इंडिया का एक्सटेंट है, वो कितना है, कहता है कि वो है हमारे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। अब यहां पर इस नक्शे को देखिए। अब इस नक्शे में आप देखिए कि यहां पर हमारा 0 डिग्री कहां है भाई, तो 0 डिग्री यहां से ऐसे गुजर रहा है, 0 डिग्री ये है। अब 0 डिग्री के ऊपर जो हमारा सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है ना, सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट, वो कितने पर है, 8 डिग्री 4 मिनट हमारा नॉर्थ। ठीक है, अब इसी प्रकार से जब हम ऊपर जाते हैं तो जम्मू कश्मीर का सबसे लास्ट पॉइंट जो है ना हमारे बाउंड्री का, वो कहां पर है, वो है हमारा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये हमारा क्या हो गया, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हो गया। समझ गए, लैटिट्यूड के हिसाब से कितना एक्सटेंट है। इसी प्रकार से हमारा प्राइम मेरिडियन कहां है, 0 डिग्री, 0 डिग्री यहां है, 0 डिग्री यहां पर है, ये लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरता है। अब इसका जब हम एक्सटेंट देखते हैं तो ये हमारा जो सबसे शुरुआती पॉइंट है इस तरफ, सबसे जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, वो कितना है, 68 डिग्री और 7 मिनट ईस्ट। ये हमारा क्या है, सबसे हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, यानी गुजरात का जो हिस्सा है उसका ये लोकेशन है। और सबसे हमारे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट का जो लोकेशन है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, वो कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये हमारे इंडिया का एक्सटेंट हो गया कि भाई वर्ल्ड में कहां पर है। पहली बात कि भाई हमारा इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर में है, दूसरी बात हमारा इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। समझ गए, और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में क्या लोकेशन है, ये भी आप समझ गए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहां से कई सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पहला पूछ सकता है कि भाई हमारा किस हेमिस्फीयर में इंडिया लोकेटेड है, नदर्न या फिर सदर्न, आप बता सकते हैं, ईस्टर्न या फिर वेस्टर्न, आप बता सकते हैं। पूछेगा कि भाई लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है इंडिया का, वो यहां से आप बता सकते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। इसी प्रकार से आपसे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पूछेगा तो आप बता सकते हैं कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। ये चीजें आप बता सकते हैं। यहां से ये सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के या फिर 2 मार्क्स के बन सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें तो आगे यहां पर कहता है कि द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, अब यहां पर बात आई है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं क्या करता हूं, शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में यह समझिए कि देखिए हमारे अर्थ पर बहुत सारे लैटिट्यूड्स हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है, अब उसमें से कुछ लैटिट्यूड ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी जरा सा आपको समझना है, क्योंकि वो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहां पर देखिए, अगर आप देख रहे हैं तो यहां पर आपको दिख रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस खींचे गए हैं। पहला तो यहां पर ये वाला लाइन खींचा गया है, ये तो आपको पता है कि इक्वेटर है, बिल्कुल हमारे अर्थ के बीचों बीच है। इसी प्रकार से यहां पर एक लाइन खींचा गया है जो कि क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसका लेंथ इसका लोकेशन क्या होता है, 23 डिग्री
30 मिनट नॉर्थ। ये क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लोकेशन होता है। इसी प्रकार से इसका उल्टा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 23 डिग्री 30 मिनट साउथ। इसी प्रकार से ऊपर एक और लाइन होता है जिसको कि हम क्या कहते हैं? आर्कटिक सर्कल कहते हैं, 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। अब देखिए अलग अलग जगहों पर थोड़ा थोड़ा नंबर आपको फर्क मिलेगा, क्योंकि ये एक्यूरेसी का बात है। आप क्लास 9th में पढ़ रहे हैं, आपको सभी चीजें बहुत एक एक्यूरेटली याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इसके ऊपर कैलकुलेशन नहीं करने वाले। लेकिन अगर आप बीएससी एमएससी में जाकर ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत एक्यूरेटली इन टॉपिक ऑफ कैंसर वगैरह का लोकेशन आपको ध्यान रखना होता है। इसलिए यहां पर जो नंबर है उसको ध्यान मत दीजिए, मैं जो बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आर्कटिक सर्कल यहां पर है। इसी प्रकार से इसका उल्टा क्या होता है? इसके सदर्न साइड में क्या होता है? अंटार्कटिक सर्कल होता है। अब यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ये लाइंस इंपॉर्टेंट होते हैं? अब ये आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल के बारे में मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वो आगे के क्लासेस में आप समझिएगा। यहां पर पहले इन दोनों के बारे में समझिए। इन दोनों के बारे में यह समझना आपको इंपॉर्टेंट है कि देखिए, जब सूरज उगता है तो सूरज, आपको पता है कि हमारी पृथ्वी क्या है? झुकी हुई है, अपने एक्सिस पर टिल्ट है, और इसी टिल्ट पोजीशन में वो सन के चारों ओर घूमती है। अब यहां पर ये जो आपको दो पॉइंट दिख रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो इलाका है, ये पूरा इलाका, ये सारे इलाके में जो भी प्लेस आते हैं, कोई भी लोकेशन आता है, उस लोकेशन पर साल में कम से कम एक बार सूरज की रोशनी बिल्कुल सीधी पड़ती है, बिल्कुल सीधी। समझ गए? उसी प्रकार से इसके बाहर जो भी आप इलाके यहां पर देख रहे हैं, या फिर यहां पर देख रहे हैं, या फिर पृथ्वी का बाकी का कोई भी हिस्सा, वहां पर साल में कभी भी सूरज की रोशनी सीधी नहीं पड़ती है, सालों भर तिरछी पड़ेगी। इसीलिए यहां पर हमारा ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ गए? इसके साथ ही इसकी वजह से, सूरज की रोशनी की वजह से ही इस इलाके का क्लाइमेट अलग हो जाता है, ऊपर के हिस्से का क्लाइमेट अलग हो जाता है। तो ये अगर आपसे पूछे, क्वेश्चन यहां से बनता है क्या कि यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये बहुत कम चांस है कि पूछे। यहां पर आपको क्वेश्चन कुछ दूसरा पूछता है। क्या पूछता है? यहां पर बोलेगा कि देखिए भैया, यहां पर इंडिया जो है, इंडिया के लगभग बीचों बीच से हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है। ये पूछेगा नहीं, ये मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पूछेगा, आपको 3 शहरों 4 शहरों का नाम देगा। जैसे बोल देगा कि एक चेन्नई है जो कि यहां पर है, एक दिल्ली है यहां पर है, और इसके साथ ही मुंबई है जो कि यहां पर है। बोलता है कि 3 शहरों में से कौन सा वो शहर है जिस शहर के ऊपर साल में कभी भी सूरज की रोशनी सीधी नहीं पड़ेगी। तो आपको अगर ये चीज पता होगा तभी आप ये आंसर करने पाएंगे। तो यहां से आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाले इलाके हैं, यहां पर आपको सूरज की रोशनी साल में कभी ना कभी सीधी पड़ती है, बाकी के ऊपर के इलाके में सीधी नहीं पड़ती है, ठीक है। तो यहां पर एक चीज और जो चैप्टर में बताया गया था कि देखिए, जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। एक हमारा ऊपर वाला इलाका हो गया यहां पर, और एक नीचे वाला इलाका हो गया, ठीक है। तो ये चीज तो हमें पता चल गई। अब इसके बाद आगे देखें तो आगे यहां पर क्या कहता है? आगे कहता है कि टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड lie the Andaman and Nicobar Islands and the Lakshadweep Islands in the Bay of Bengal and Arabian Sea respectively. Find out the extent of these groups of islands from your atlas. अब यहां पर कहता है कि जो हमारे इंडिया का मेन लैंड है, उसके साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में हमारे 2 आइलैंड ग्रुप्स लाई करते हैं। एक का नाम है अंडमान एंड निकोबार, दूसरे का नाम है लक्षद्वीप, ठीक है। अब यहां पर मेनलैंड कहने का क्या मतलब होता है? मेनलैंड कहने का मतलब कि जो ये भारत की ये बड़ी सी जमीन है ना, इसको यहां पर मेनलैंड कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर कहता है कि हमारे इंडिया के मेनलैंड का हिस्सा के जो साउथ ईस्ट का हिस्सा है और साउथ वेस्ट का हिस्सा है, यहां पर 2 आइलैंड ग्रुप लाई करते हैं। इनका नाम क्या है? हमारे साउथ ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल, तो बे ऑफ बंगाल में जो हमारा आइलैंड ग्रुप लाई करता है, इसका नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे इंडिया के साउथ वेस्ट में है अरेबियन सी। अरेबियन सी में जो हमारा आइलैंड ग्रुप लाई करता है, इसका नाम है लक्षद्वीप,
ठीक है, क्लियर है कि भाई यहां पर क्या है, लक्षद्वीप कहां है, अंडमान निकोबार कहां है। यह सवाल भी पूछा जाता है कि हमारे बे ऑफ बंगाल में कौन सा आइलैंड ग्रुप लाई करता है, अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड ग्रुप लाई करता है, यह भी सवाल पूछा जा सकता है। तो यह ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चंस जो है ना, ये सारे क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, इस प्रकार के क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पर आगे अब बात आ जाती है हमारे इंडिया के साइज की। हमारे इंडिया का साइज कितना है, तो यहां पर साइज के बारे में कहता है कि द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का साइज कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। यह भी ध्यान रखिएगा, आपसे 1 मार्क्स में यह भी क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है, इसके बाद आगे कहता है कि इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट फॉर अबाउट 2.4% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ वर्ल्ड। यानी कि पृथ्वी पर जितनी भी जमीन है, यानी कि ये जमीन, ये जमीन, ये जमीन, ये सारी जमीन मिलाकर जितनी भी जमीन है, उसका 2.4% जमीन जो है वो भारत के पास है। समझ गए कि इंडिया का साइज कितना है, पूरे वर्ल्ड के ज्योग्राफिकल जमीन का 2.4% है। ठीक है, अब इसी के साथ बात करें तो कहता है कि फ्रॉम फिगर 1.2 इट इज क्लियर दैट इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। यह सवाल पूछेगा कि इंडिया का साइज के मामले में कितना पोजीशन है, तो भाई 7th लार्जेस्ट है। ठीक है, अब यहां पर 7th लार्जेस्ट के बारे में बताया गया है कि सबसे बड़ा कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है। यह भी ध्यान रखिएगा कि भाई 7वें नंबर पर इंडिया है, तो नंबर 1 कौन है, रशिया है। आजकल रशिया और भी बड़ा हो गया है क्योंकि यूक्रेन के कुछ हिस्से को कब्जा कर लिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कौन सा सबसे बड़ा देश है, इंडिया 7th पोजीशन पर है। यह चीजें आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ें तो आगे हमारे सामने क्या आता है, आगे यहां पर एक सेकेंड, यहां पर कहता है कि इंडिया इज अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ मेनलैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप इज 7516 किलोमीटर। अब यहां से सिंपली क्वेश्चन पूछेगा कि भाई इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है उसका लेंथ कितना है, तो आप आंसर कीजिएगा 15,200 किलोमीटर। इसी प्रकार से पूछेगा कि इंडिया का जो कोस्ट लाइन है आइलैंड्स को मिलाकर वो कितना है, तो भाई 7516 किलोमीटर, मतलब 7516.6 किलोमीटर। अब इस चीज को जरा सा आप इमेज के जरिए समझने की कोशिश करें तो यहां पर अगर इस इमेज को देखें तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि भाई किस चीज की बात की जा रही है। लैंड बाउंड्री का मतलब कि जमीन के जरिए हम किसी दूसरे में देश में अगर जा सकते हैं तो वो लैंड बाउंड्री। जैसे पाकिस्तान में हम लोग पैदल जा सकते हैं, यहां पर अफगानिस्तान में पैदल जा सकते हैं, यहां पर चीन में जा सकते हैं, यहां पर नेपाल में, यहां पर भूटान में, यहां पर हमारा म्यांमार में, यहां पर बांग्लादेश में। तो ये सारे देश क्या हैं, एक प्रकार से हमारे लैंड बाउंड्री हम इनके साथ शेयर करते हैं। टोटल लैंड बाउंड्री का लेंथ कितना है, 15,200 किलोमीटर। इसके साथ ही हमारा जो समुद्र है, समुद्री सीमा कितना है, यह है कुल मिलाकर 7516.6, मतलब 7516.6 किलोमीटर। अब इसमें हमारा 6100 किलोमीटर जो लैंड सी बाउंड्री है वो हमारे मेनलैंड का है, यानी कि इस हिस्से का है। अब इसमें आइलैंड्स को जोड़ देते हैं अगर, तो आइलैंड्स को जोड़कर हमारा इतना डाटा आ जाता है 7516.6 किलोमीटर। यह हो गया हमारा बाउंड्री का लेंथ। यह भी ध्यान रखिएगा, दोनों पॉइंट से क्वेश्चन एक मार्क्स के आपसे पूछे जा सकते हैं। अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहां पर क्या कहता है, तो इसको मैं जरा सा क्लीन कर लेता हूं। तो यहां पर अब आगे कहता है इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, साउथ ऑफ द अबाउट 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगिंस टू टेपर एंड एक्सटेंड इन टुवर्ड्स द इंडियन ओशियन डिवाइडिंग इट इनटू 2 सीज, द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन इट ईस्ट। तो यहां पर कहता है कि देखिए अगर आप इंडिया के नक्शे को देखेंगे तो इंडिया के नक्शे में अगर आप नॉर्थ देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट देखते हैं, नॉर्थ वेस्ट देखते हैं, तो वहां पर आपको यंग फोल्ड माउंटेन से यह इलाका घिरा हुआ है। तो इसका मतलब यहां पर किसकी बात की जा रही है, हिमालय की बात की जा रही है। तो यह एक प्रकार से टोपोग्राफिक मैप है इंडिया का, जिसमें आप देख सकते हैं कि यह जो पूरा इलाका है क्या है, हिमालय है भाई। हिमालय यहां से यहां तक है, ऐसे यहां तक है हिमालय। इसी प्रकार से यह हिमालय का हिस्सा इस तरफ भी फैला हुआ है।
तो हिमालय जो है इंडिया को नॉर्थ तरफ से घेरे हुए है, नॉर्थ ईस्ट तरफ से घेरे हुए है, नॉर्थ वेस्ट तरफ से घेरे हुए है। तो हिमालय एक प्रकार से नेचुरल बाउंड्री बनाता है इंडिया का। इसी के साथ ही अगर आप इंडिया के अगर मिडिल इलाके में आए तो यहां पर आपको लगभग 22 डिग्री के आसपास, जो 22 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड है, वहां से इंडिया जो है वो टेपर होना शुरू कर देता है, पतला होना, संकरा होना शुरू कर देता है। और इस चीज की वजह से, यानी ये जो हिस्सा है जमीन का, इस जमीन के हिस्से की वजह से जो हमारा इंडियन ओशियन है, जो पूरा नीचे इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन को ये जमीन का हिस्सा दो भागों में बांट देता है। एक तरफ ये वाला ही हिस्सा, एक तरफ ये। तो यहां पर आ गया क्या? बे ऑफ बंगाल आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से इधर क्या आ गया? इधर आ गया अरेबियन सी। समझ गए? तो इधर अरेबियन सी, इधर बे ऑफ बंगाल। और ये किसका हिस्सा है? इंडियन ओशियन का हिस्सा है। इंडियन ओशियन को किसने डिवाइड किया? इंडिया का पेनिनसुलर रीजन, इसको पेनिनसुलर रीजन कहते हैं। ठीक है, तो पेनिनसुलर रीजन ने क्या किया? यहां पर बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में डिवाइड कर दिया इंडिया, मतलब इंडियन ओशियन को। ठीक है, तो यहां पर यही चीज बात यहां पर किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें तो आगे यहां पर कहता है कि लुक एट फिगर 1.3 and note that the latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30 डिग्री। तो यहां पर कहता है कि आप जरा इस नक्शे को देखिए। तो इस नक्शे को देखने पर आपको पता चलेगा कि जो यहां से लेकर यहां तक का एक्सटेंड है और जो यहां से लेकर यहां तक का एक्सटेंड है, ये कितना है? 30 डिग्री के आसपास है, लगभग 30 डिग्री। मतलब कि जितनी चौड़ाई यहां से यहां है उतनी ही चौड़ाई यहां से यहां है। लेकिन हमको ऐसा देखने में लगता है कि इंडिया का चौड़ाई कम है और लंबाई ज्यादा है। तो यहां पर अगर इसका लेंथ भी अगर आप देखें तो यहां पर लिखा गया है 3214 किलोमीटर, मतलब यहां से यहां तक, नॉर्थ टू साउथ। और यहां पर 2933 किलोमीटर, यह भी लगभग बराबर है। 200 किलोमीटर का फर्क है, लेकिन 3000 में 200 उतना ज्यादा मैटर नहीं है। मतलब जितनी चौड़ाई है उतनी ही लंबाई है, लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि इंडिया का लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई कम है। ठीक है, तो यहां पर यही कहता है कि डिस्पाइट दिस फैक्ट द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। ठीक है, यह तो समझ गए। अब आगे कहता है कि फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। Hence, time along the standard meridian of India, 82 degree 30 minute east, passing through Mirzapur in Uttar Pradesh, is taken as the standard time for the whole country. The latitudinal extent influences the duration of day and night as one moves from south to north. तो यहां पर कहता है कि अगर आप गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के इलाकों को देखें तो वहां पर इन दोनों इलाकों के बीच में 2 घंटे का समय का फर्क देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये क्या बात हो रहा है भाई, ये समझना हमारे लिए जरूरी है, तो समझेंगे। लेकिन यहां पर कह रहा क्या है वो पढ़ लेते हैं। इसके बाद कहता है कि इस वजह से, क्योंकि यहां पर 2 घंटे के समय का फर्क है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में, इसलिए पूरे देश में एक समय रखने के लिए कि पूरे देश की घड़ियां एक साथ चलें, एक ही समय पर चलें, उसलिए क्या किया जाता है? स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, यानी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को स्टैंडर्ड मेरिडियन माना जाता है और वहां के समय को ही पूरे इंडिया में फॉलो किया जाता है। समझ गए? तो यहां पर यही चीज कहता है। अब इस चीज का मतलब क्या हुआ ये जरा सा समझते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए जरा सा हम लोग क्या करेंगे? नक्शा देखेंगे। अब यहां पर देखिए ये नक्शा, इसमें आपको क्या दिख रहा है? इसमें आपको इंडिया का पूरा एक्सटेंट दिख रहा है कि भाई एक तरफ क्या है, एक तरफ गुजरात है, दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश है। तो यहां पर गुजरात का हिस्सा, यहां पर अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा। तो भाई इन दोनों में क्या समय का अंतर है? समय का अंतर यह है कि भाई देखो, पृथ्वी जो है वो इस तरफ से घूमती है, इस तरफ जाती है। तो भाई पहले सूरज कहां उगता है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, उसके कुछ देर बाद यहां, उसके कुछ देर बाद यहां, यहां करते करते 2 घंटे के बाद जाकर गुजरात के रन ऑफ कच्छ के एकदम अंतिम के इलाके में सूरज की रोशनी पहुंचती है। मतलब यहां पर क्या हुआ? 2 घंटे के समय का फर्क है। अब यहां पर परेशानी आ सकती है।
मान लीजिए कि भाई यहां पर अगर स्टैंडर्ड मेरिडियन ना लिया जाए, पूरे इंडिया का सेम घड़ी ना रखा जाए, तो उससे क्या परेशानी आ सकती है समझिए। कि भाई देखिए यहां से कोई ट्रेन चला, यहां से ट्रेन चला तो ये अपने हिसाब से अपने जगह का टाइम के हिसाब से चलेगा, यहां का व्यक्ति अपने हिसाब से चलेगा। उसी प्रकार से कोई यहां का आदमी बोलेगा कि भाई मैं सुबह 8 बजे फोन करूंगा, ठीक है, तो यहां पर जो आदमी होगा उसके लिए 8 अलग बजेगा। तो बहुत लफड़े होते हैं, बहुत झमेला होता है। इस परेशानियों से बचने के लिए क्या किया जाता है, दुनिया के जितने भी देश हैं वो स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो करते हैं। समझ गए? मतलब कि पूरे देश में जितना भी घड़ी है वो एक ही समय को फॉलो करेगा। चाहे आप इंडिया के किसी भी इलाके में जाएं, और इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो क्या कहलाता है, IST कहलाता है, IST, ठीक है, जिसको कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। इसी प्रकार से दुनिया के जितने भी देश हैं, हर देश में स्टैंडर्ड टाइम का कंसेप्ट लागू किया जाता है। तो इंडिया में जो स्टैंडर्ड टाइम लागू होता है वो कहां से लागू होता है, वो यहां से स्टैंडर्ड मेरिडियन से लागू होता है। इन स्टैंडर्ड मेरिडियन का पोजीशन क्या है, ये है 82 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, ठीक है, ये इसका क्या है, पोजीशन है। और यहीं से पूरे इंडिया के सभी घड़ियों का समय निर्धारण किया जाता है, टाइम मैनेजमेंट किया जाता है। अब यहां पर कुछ सवाल हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर सवाल, एक जो पहले कंसेप्ट आपको समझने की जरूरत है कि यहां पर 2 घंटे का फर्क क्यों है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय के बीच में। तो भाई यहां पर हमने देखा कि हमारा जो एक्सटेंड है वो कितना है, 30 डिग्री हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है, ठीक है, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है। तो 30 डिग्री एक्सटेंड है, और यहां पर जो सूरज की रोशनी होती है उसको 1 डिग्री का लेंथ क्रॉस करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 30 डिग्री इंटू 4 बराबर 120 मिनट, 120 मिनट। तो 2 घंटे का समय लगता है सूरज की रोशनी को यहां से यहां पहुंचने में। अब यहां पर यह चीज तो कंसेप्ट आप समझ गए, ये एक्स्ट्रा नॉलेज था, आप समझ गए, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन पूछेगा आपसे, पूछेगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्यों जरूरी होता है। तो यहां पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्यों जरूरी होता है बता सकते हैं कि यहां पर टाइम को मैनेज करने के लिए, पूरे देश के समय को एक जैसा एक साथ चलाने के लिए, इसलिए यहां पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को मैनेज करना जरूरी है। 2-3 पॉइंट आप बना सकते हैं। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यहां पर हमने 82 डिग्री 30 मिनट को ही क्यों हमने अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन माना, कोई दूसरा पॉइंट हमने क्यों नहीं लिया। तो यहां पर आप आर्ग्यू कर सकते हैं, पॉइंट रख सकते हैं कि देखिए पहली बात तो यह है कि जो 82 डिग्री 30 मिनट है ये लगभग हमारे इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच है, मतलब एग्जैक्ट बीचों बीच नहीं है, लगभग बीचों बीच है, ठीक है। अब यहां पर इसमें यही पॉइंट क्यों लिया गया, यही पॉइंट इसलिए लिया गया कि पूरी दुनिया में जिस भी देश का, पूरी दुनिया में लगभग क्या सभी देशों का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया जाता है वो हमेशा 7 डिग्री और 30 मिनट के अंतराल पर लिया जाता है, मतलब कि इससे डिविजिबल पॉइंट ही लिया जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से अगर इंडिया के बीचों बीच अगर 81 पे आ रहा होता, 83 पे आ रहा होगा, 85 पे आ रहा होगा, तो उसके सबसे नजदीक जो 7 डिग्री 30 मिनट से डिविजिबल जो पॉइंट मिला उसी को स्टैंडर्ड मेरिडियन ले लिया गया। और इसमें थर्ड रीजन भी है कि भाई यहां से एक शहर, इंपॉर्टेंट शहर मिर्जापुर गुजरता है, इसलिए यहां पर ले लिया गया, ठीक है। तो ये पॉइंट आप बना सकते हैं, यहां से आप क्या कर सकते हैं, एक प्रकार से, ठीक है, दे सकते हैं। तो यहां से जो क्वेश्चंस थे जो मैंने एक्सप्लेन कर दिए। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे यहां पर क्या बात होती है, आगे यहां पर हमने देख लिया ये सारी चीजें जो बात करनी थी हमने बात कर लिया। अब यहां पर एक चीज कहता है कि द लैटिट्यूडनल एक्सटेंड इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भाई जब हम साउथ से नॉर्थ जाते हैं तो हमारे दिन रात के समय में फर्क क्यों आ जाता है। तो उसका कारण यहां पर यह है कि जब आप यहां पर देखेंगे, यहां पर इंडिया को जब आप देखेंगे तो इंडिया का जो साउथ वाला हिस्सा है, जैसे कि केरल का हिस्सा हो गया या फिर कन्याकुमारी जो हो गया, वो सिर्फ 8 डिग्री से 9 डिग्री दूर है इक्वेटर से। और इक्वेटर एक ऐसा लाइन है जहां पर कि सालों भर आपका
जो सूरज की रोशनी है वो सीधे पड़ती है इक्वेटर पर, समझ गए। तो यहां पर दिन रात के समय में उतना फर्क नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे हम नॉर्थ की ओर जाते हैं और अगर मान लीजिए हम कश्मीर पहुंच जाते हैं तो कश्मीर की दूरी इक्वेटर से कितनी है, 37 डिग्री है। तो यहां पर जाकर जो हमारा समय है वो मतलब जो दिन रात का समय का फर्क है वो ज्यादा हो जाता है। जैसे सर्दी के दिनों में दिन छोटा हो जाता है और इसके बाद गर्मी के दिनों में दिन बड़ा हो जाता है, तो यह हमको यहां देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप इक्वेटर पर जाएंगे, जैसे इंडोनेशिया में आप जाएंगे, तो वहां पर दिन रात का समय में आपको फर्क नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप यहां पर नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल के पास चले जाते हैं तो वहां पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। तो यही चीज है कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाएंगे हमें दिन रात के समय का फर्क देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं तो अगला पैराग्राफ हमारे सामने आता है। अगला पैराग्राफ यहां पर क्या कहता है, अगला टॉपिक इंडिया एंड द वर्ल्ड, ठीक है। तो यहां पर कहता है कि द इंडियन लैंड मास हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। इंडिया इज द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कंटिनेंट। अब यहां पर कहता है कि इंडिया जो है ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीचों बीच है और ये क्या है, साउथवर्ड एक्सटेंशन है हमारे एशिया का। अब यहां पर ये जो नक्शा आप देख रहे हैं ये नक्शा है आपके एशिया का। अब यहां पर एशिया को अगर आप देखें तो ये हिस्सा क्या हो गया, ये हिस्सा हो गया वेस्ट एशिया, ये हिस्सा क्या हो गया, ईस्ट एशिया हो गया। और इंडिया का पोजीशन आपको लगभग बीचों बीच दिख रहा होगा कि भाई बीचों बीच है, ठीक है। इसके साथ ही अगर आप नक्शे को ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि जो एशिया है वो यहां से शुरू होता है और यहां तक है और इंडिया आपको इसमें से बाहर निकला हुआ दिख रहा है। तो ये इंडिया क्या है, एशिया का कहता है कि एक साउथवर्ड एक्सटेंशन है, मतलब कि साउथ की ओर निकला हुआ हिस्सा है, ठीक है। ये भी समझ गए। तो यहां पर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो इंडिया का पोजीशन है जो कि एक प्रकार से सेंट्रल पोजीशन है एशिया के मामले में या फिर ईस्टर्न हेमिस्फीयर में सेंट्रल पोजीशन है, उससे इंडिया को क्या बेनिफिट मिलता है, इंडिया को क्या फायदा होता है। तो फायदा मैं बता देता हूं लेकिन वो चीज हमें आगे पढ़नी है। 2-3 पॉइंट जो है, पहला तो फायदा होता है कि हम आसानी से दुनिया के दूसरे इंपॉर्टेंट इलाके में पहुंच सकते हैं। जैसे यहां पर ईस्ट मिडिल ईस्ट में जा सकते हैं, अफ्रीका जा सकते हैं, यहां पर एशिया के इस इलाके में जा सकते हैं, यूरोप भी यहां से जा सकते हैं। तो हमारे लिए व्यापार करना, ट्रेड एंड कॉमर्स करना आसान होता है, दुनिया के अलग अलग इलाके में जाना आसान होता है। यह चीज हम एक प्रकार से कह सकते हैं। इसके साथ ही हमारा जो पोजीशन है हमारा इंडियन ओशियन में वो भी काफी एक प्रकार से डोमिनेंट पोजीशन है, ठीक है। आगे कहता है कि द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स which connect the countries of Europe in the west and countries of East Asia provide a strategic central location to India। यानी जो ट्रेड रूट है उसके सेंट्रल पोजीशन पर इंडिया बैठा हुआ है। तो ये चीज अभी तुरंत मैंने बात किया कि भाई सेंट्रल पोजीशन पर है, उससे काफी फायदा होता है, ठीक है। नोट दैट द डेक्कन पेनिसुला प्रोट्रूड्स इनटू इंडियन ओशियन, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa and Europe from the western coast with Southeast and Eastern East Asia from the eastern coast। तो वही चीज है जो क्वेश्चन अभी मैंने बताया कि इंडिया के पोजीशन का क्या फायदा है। तो यही फायदा है कि पहला तो हम लोग क्या है, हम लोग एक प्रकार से हम लोग जो ट्रेड रूट है उसके एकदम सेंटर पर बैठे हुए हैं। यूरोप भी जा सकते हैं, एशिया भी जा सकते हैं। यूरोप से एशिया ट्रेड होगा तो हम लोग बीच में बैठे हुए हैं। उसके साथ ही हम लोग आसानी से रिलेशन बना सकते हैं, दूसरे देशों में, दूसरे कॉन्टिनेंट में आ जा सकते हैं। ये हमको एक फायदा है, ठीक है। इसके साथ ही दूसरा कोई भी देश नहीं है जिसका इतना लंबा कोस्ट लाइन हो इंडियन ओशियन में, वो भी हमारे लिए फायदा है, बहुत फायदा है। तो इस प्रकार की चीजें आप देख सकते हैं कि इंडिया को बहुत फायदा है और इंडिया का जो पोजीशन है इंडियन ओशियन में वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट है, पूरा कंट्रोल रख सकता है इंडिया इंडियन ओशियन पर। इसीलिए इंडियन ओशियन का नाम इंडिया के ऊपर रखा गया। दुनिया में और कोई भी आपका ओशियन नहीं है जो कि किसी देश के नाम पर है, ठीक है। यहां पर महासागर की बात हो रही है, समझ गए। तो आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर तो मैप है, मैप तो हम लोग देख चुके हैं। ये मैप आपको एक प्रकार से इंडिया का रूट्स वगैरह दिखा रहा है कि ट्रेड एंड कॉमर्स कैसे होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां से ट्रेड रूट अगर यूरोप जाना है तो आप ऐसे जा सकते हैं, यहां से ईस्ट एशिया में ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, अफ्रीका जा सकते हैं, मिडिल ईस्ट जा सकते हैं, लगभग हर जगह आप जा सकते हैं और वहां पर अपना ट्रेड एंड कॉमर्स वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर आगे कहता है कि इंडियाज कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेस बट हर रिलेशन थ्रू द लैंड रूट आर मच ओल्डर देन हर मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स।
मतलब कि इंडिया का रिलेशन दूसरे देशों के साथ बहुत सालों से, सैकड़ों हजारों सालों से, लेकिन इंडिया का जो रूट रहा है, आने जाने का ट्रैवल का रूट रहा है, वो लैंड रूट बहुत पुराना है और बाद में जाकर हमारा मैरीटाइम रूट यानी समुद्री रास्ता आया। भाई एक प्रकार से लॉजिक है कि भाई देखो, इंसान को सबसे पहले नाव चलाने तो आया नहीं होगा, सबसे पहले उसने चलना सीखा होगा। अब चलना सीखेगा तो वो पैदल ही कहीं जाएगा और आएगा। तो इंडिया में पहले जो लोग आते थे ट्रेड करने के लिए, वो पैदल आते थे या घोड़े पर आते थे या फिर गधे के जरिए आते थे और सामान को लाते ले जाते थे, ट्रेड एंड कॉमर्स करते थे। लेकिन बाद में जब इंसानों ने नाव बनाना सीख लिया, नाव के जरिए एक शहर से दूसरे शहर जाना सीख लिया, तब वो इंडिया आए नाव के जरिए और फिर मैरीटाइम रूट बना। तो ये तो भाई ऑब्वियस सी चीज है। ठीक, आगे कहता है कि द वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन्स इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पैसेज टू द एंशिएंट ट्रैवलर्स व्हाइल द ओशियंस रिस्ट्रिक्टेड सच इंटरेक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो यहां पर आपको एक चीज नक्शे में ध्यान देना होगा कि अगर आप इंडिया का मैप अगर आप देखें तो कौन सा मैप मैं बात कर रहा हूं, ये वाला मैप। क्यों भाई? क्योंकि इसमें हमको एक प्रकार से जो माउंटेन्स वगैरह हैं वो क्लियर पता चल रहे हैं। तो यहां पर अगर आप देखें तो आपको क्या दिख रहा है कि इंडिया का जो पूरा मैप है, इसमें आपको दिख रहा है कि चारों तरफ से इंडिया घिरा हुआ है। इस तरफ हिमालय है भाई, तो कोई हिमालय पार करके आ नहीं सकता है। यहां पर भी हिमालय का ही एक्सटेंशन है और इस तरफ भी यहां से यहां तक आपको माउंटेन्स ही हैं। यहां पर भी आप देखिए अरावली माउंटेन है। तो यहां पर इंडिया में लोगों को पहुंचना बहुत मुश्किल है। आज भले ही लोग आ जाते हैं, लेकिन आज के हजारों साल पहले इंडिया में आना बहुत मुश्किल था। जो यहां पर जो लोग आते थे, जो लोग ट्रेड कॉमर्स ट्रैवल करने के लिए आते थे, वो यहां पर माउंटेन्स के बीच में पासेस के थ्रू होकर आते थे और पासेस के थ्रू होकर पहुंचकर यहां पर ट्रेड करते थे। समझ गए? अब पासेस क्या होते हैं, माउंटेन पास क्या होता है, शॉर्ट में मैं बताता हूं कि देखिए दो पहाड़ है, दो पहाड़ के बीच में जो रास्ता होता है, जो कि फ्लैट रास्ता होता है, वही आपका पास कहलाता है, माउंटेन पास कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर जो लोग आते थे वो कैसे आते थे? माउंटेन पास के जरिए आते थे, क्योंकि वहां पर लोगों को सी रूट पता नहीं था। जब सी रूट पता चला, नाव चलाना सीख गए, तो नाव के जरिए भी पहुंच गए। तो ये चीज यहां पर बात की जा रही है। अब इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें तो आगे यहां पर हमारे सामने अब क्या कहता है, आगे यहां पर कहता है कि दीज रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कम्युनिटीज सिंस एंशिएंट टाइम्स। इन रूट्स की वजह से, इन लोगों के ट्रैवल की वजह से, आने जाने की वजह से क्या हुआ है, हजारों सालों से हमने क्या किया है, आइडियाज और कम्युनिटीज को एक्सचेंज किया है। मतलब यहां का सामान वहां पहुंचा, वहां के विचार यहां पहुंचे, यहां का आइडिया वहां पहुंचा, वहां का सामान यहां आया। समझ गए? तो यहां पर कहता है कि द आइडियाज ऑफ द उपनिषद्स और एंड द रामायण, द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र एंड इंडियन न्यूमेरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम दस कुड रीच मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी जो कहानियां हमारी हैं वो भी गई, हमारा जो नंबर सिस्टम है जिसमें 1 2 3 4 करके 10 तक हम लोग 9 तक गिनते हैं, ये सिस्टम भी इंडिया से ही हमारे अरेबिया पहुंचा और फिर वहां से दूसरे वर्ल्ड के हिस्सों में पहुंचा। तो ये क्यों पॉसिबल हो पाया? क्योंकि यहां पर ट्रेड कॉमर्स होता था, लोग ट्रैवल करते थे। ठीक है, इसके बाद द स्पाइसेस, मसलिन एंड अदर merchandise were taken from India to different countries. On the other hand, the influence of Greek sculpture and the architectural style of dome and minarets from West Asia can be seen different part of our country. तो यहां से बहुत सारी चीजें वेस्ट में गई हैं, अरब में पहुंची हैं या फिर वेस्ट में पहुंची हैं। उसी प्रकार से ग्रीक स्टाइल इंडिया में पहुंचा। इंडिया में जो डोम बनाने की शैली है, जो एक प्रकार से मंदिर की शैली या फिर मस्जिद वगैरह की जो शैली है, वो हमारे पास वेस्ट से पहुंची है। तो मतलब कि यहां पर एक्सचेंज होता रहा है। कैसे होता रहा है एक्सचेंज? क्योंकि लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहे। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो आगे हमारे सामने टॉपिक आ जाता है इंडियाज नेबर्स, यानी इंडिया के जो पड़ोसी हैं उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो कहता है कि इंडिया ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। इंडिया हैज 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। तो भाई मैंने कहीं क्वेश्चन वगैरह देखा था किसी स्कूल का, तो उसमें यह भी पूछ दिया था कि भाई इंडिया में कितने स्टेट हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, तो यह भी ध्यान दे लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर साउथ इंडिया में इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन रखता है। तो साउथ एशिया क्या हो गया भाई? साउथ एशिया की अगर हम लोग बात करें तो एक सेकंड मैं आपको साउथ एशिया दिखाता हूं। यहां देखिए, यहां पर साउथ एशिया का मतलब क्या हो गया? एशिया का जो साउथवर्ड हिस्सा है ना, ये आपको यहां तक, ये आपको साउथ एशिया हो गया। ठीक है,
इसको इंडियन सबकॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इंडिया आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा, अफगानिस्तान आ जाएगा, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश आ जाएगा, श्रीलंका आ जाएगा, मालदीव आ जाएगा, म्यांमार आ जाएगा, ये सारे देश आ जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें तो आगे यहां पर कहता है कि इंडिया शेयर्स इट लैंड बाउंड्रीज विथ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, चाइना, नेपाल, भूटान इन द नॉर्थ एंड म्यांमार, बांग्लादेश इन द ईस्ट। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी कि भाई हमारे नॉर्थ वेस्ट में कौन सा हमारा नेबर है, ईस्ट में कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट में कौन सा है, ये भी आपसे पूछ देगा। तो यहां पर ये ध्यान रखिएगा, नेबर्स का आप पोजीशन ध्यान रखिएगा कि किस तरफ हमारा कौन सा नेबर है। मतलब यहां पर अगर आप नक्शे को देखें तो नक्शे में यहां पर हमारा नॉर्थ वेस्ट क्या हो गया, पाकिस्तान हो गया। यहां पर 108 किलोमीटर का बाउंड्री हम अफगानिस्तान के साथ शेयर करते हैं। यहां पर चाइना है, यहां भी चाइना है, यहां पर नेपाल है, यहां पर भूटान है, यहां भी चाइना है, यहां पर म्यांमार है, यहां पर हमारा बांग्लादेश है। ठीक है, तो ये हमारा लोकेशन हमको एक प्रकार से पता चल गया कि इंडिया के नेबर्स कहां कहां है। लैंड बाउंड्री की बात हो रही है, ये सारे जो हमारे नेबर्स हैं ये लैंड बाउंड्री वाले हैं। इसके बाद सी बाउंड्री वाले हमारे दो नेबर्स हैं। पहला तो हमारा श्रीलंका हो गया, दूसरा है मालदीव। मालदीव आपको इस नक्शे में नहीं दिख रहा है, लेकिन लक्षद्वीप के थोड़ा सा नीचे यहां पर मालदीव आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड है जो कि मालदीव देश का है, और वो भी हमारा एक नेबर है जिसके साथ हम लोग सी बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें तो यहां पर यही चीज कहता है, आवर सदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ टू आइलैंड कंट्रीज नेमली श्रीलंका एंड मालदीव्स। ये तो मैंने आपको बता दिया। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय द पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। तो यहां पर कहता है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो बाउंड्री है वो एक नैरो चैनल से डिवाइडेड है, वो है क्या, पाक स्ट्रेट, और यहां पर है गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, इसके साथ ही मालदीव आइलैंड्स आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड। यहां पर देखिए इस नक्शे में पता चल रहा है कि लक्षद्वीप के थोड़ा सा नीचे मालदीव है और यहां पर श्रीलंका है। श्रीलंका के और इंडिया के बीच में जो स्ट्रेट है जिसको कि जलधारा कहते हैं वो क्या है, जल डमरू मध्य शायद कहते हैं हिंदी में। तो ये क्या है, पाक स्ट्रेट, PALK, पाक स्ट्रेट, और मन्नार की खाड़ी है यहां पर। अब ये खाड़ी का मतलब क्या होता है, गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ क्या है, मतलब तीन इलाकों से अगर कोई पानी का हिस्सा घिरा हो तो वो क्या कहलाता है, गल्फ कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर गल्फ ऑफ मन्नार, पाक स्ट्रेट है और गल्फ ऑफ मन्नार है कहां पर, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। तो पूछे कि भाई इंडिया और श्रीलंका के बीच में बाउंड्री कौन सा स्ट्रेट है, तो भाई पाक स्ट्रेट है, पाक स्ट्रेट। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यहां पर आगे कहता है कि इंडिया हैज हैड स्ट्रॉन्ग ज्योग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विथ हर नेबर्स। इंडिया का अपने नेबर्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशन रहा है। ठीक है, लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन योर एटलस एंड नोट हाउ इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। इंडिया एशिया के और भी देशों से कैसे अलग है। ठीक है, ये आप सोचिए। अब यहां पर डू यू नो में आप जो चीजें हैं वो देख सकते हैं। यहां पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।